वेलकम बैक साइंस वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और हाँ, ये है इसका पार्ट 1। मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर एग्जाम्स के लिए स्पेशली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर ये जो संस्कृत फ्रेज है इसको देखो, जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब है एक जीव दूसरे जीव का आधार है। बेसिकली लाइफ सस्टेन्स लाइफ। अब इस डीप कंसेप्ट को ना एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। चलो मैं आपको ले चलती हूँ साउथ इंडिया के एक हरे भरे धान के खेत में। सब कुछ शांत लग रहा है ना? पर वहाँ उस शांति के पीछे एक जंग छिड़ी हुई है, एक अनोखी जंग। हो क्या रहा है कि जो ग्रास हॉपर्स हैं यानी टिड्डे, वो धान की फसल को बड़े मजे से खा रहे हैं। उनको खाने के लिए आ जाते हैं मेंढक यानी फ्रॉग्स, और फिर इन फ्रॉग्स को खाने के लिए आ जाते हैं सांप। देखा, एक दूसरे को खाने की रेस लगी हुई। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जस्ट इमेजिन, अगर हम उस खेत में से सारे के सारे मेंढकों को हटा दें, उन्हें मार दें, तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे एक मेंढक ही तो है, लेकिन ये छोटा सा चेंज, ये एक कदम पूरे खेत को, पूरी फसल को तबाह कर सकता है। कैसे? यही तो है आज की हमारी मिस्ट्री। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा आज का प्लान। हम पहले समझेंगे कि कैसे एक का खाना दूसरे की जिंदगी बनता है। फिर हम डिटेल में जानेंगे कि ये इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। उसके बाद चेन और वेब का अनोखा खेल देखेंगे। फिर इन सब चीजों को समझकर हम अपने पैडी फील्ड मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और फाइनली ये जानेंगे कि बैलेंस इतना जरूरी क्यों है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो वापस उस धान के खेत में। ये जो हमें एक जंग जैसा लग रहा था कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, वो असल में जंग है ही नहीं। ये तो नेचर का तरीका है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक इकोसिस्टम का, जहां एक का खाना सच में दूसरे की जिंदगी है। और उस पैडी फील्ड की मिस्ट्री को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस एक वर्ड को समझना। ये वर्ड है इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम होता क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। ये एक एरिया है जहां दो तरह की चीजें एक साथ रहती हैं और इंटरैक्ट करती हैं। पहली है बायोटिक चीजें यानी लिविंग थिंग्स, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, इंसान। और दूसरी हैं एबायोटिक चीजें यानी नॉन लिविंग, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी। जब ये जिंदा और बेजान चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलो इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं यानी जिंदा चीजें, उनकी 3 मेन टीम्स हैं। पहली टीम है प्रोड्यूसर्स की, जैसे धान के पौधे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी टीम है कंज्यूमर्स की, जैसे ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टीम है डीकम्पोजर्स की, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। और इन तीनों टीम्स के साथ हमेशा रहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग चीजें। सनलाइट एनर्जी देती है, मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलता है। ये सब जब मिल जाते हैं तब बनता है एक हेल्दी इकोसिस्टम। तो चलो इन प्लेयर्स को थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये हैं हमारे शेफ्स, ये खाना बनाते हैं जैसे प्लांट्स। पूरे इकोसिस्टम की फाउंडेशन यही है। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। इनमें 2 टाइप हैं, हर्बिवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे हमारा ग्रास हॉपर, और कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जैसे फ्रॉग और स्नेक। और फाइनली आते हैं हमारी नेचर के सफाई कर्मचारी, द डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंगाई, जो सारे वेस्ट और डेड चीजों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सोचो, अगर ये ना होते ना, तो हमारी अर्थ कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाती। ओके, तो अब जब हम प्लेयर्स को समझ गए हैं, चलो अब इनका गेम समझते हैं। और इस गेम के 2 वर्जन हैं, एक है फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। लेट्स सी कि इनमें क्या फर्क है। देखो, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है। फूड चेन एकदम सिंपल और सीधी होती है, एक सिंगल लाइन। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को बर्ड ने, सिंपल। लेकिन रियल लाइफ में, नेचर में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में होता है फूड वेब। ये क्या है? ये ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। फॉर एग्जाम्पल, एक सांप सिर्फ मेंढक थोड़ी खाता है, वो चूहे भी खा सकता है। तो जब एक जानवर के पास खाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वो एक वेब बन जाता है, जो ज्यादा रियलिस्टिक है। ओके, एग्जाम अलर्ट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान से सुनो। सवाल है,
What is necessary to convert a picture of organisms into a food web? मतलब अगर आपको कुछ अलग-अलग जानवरों की फोटो दे दी जाए तो आप उसको एक फूड वेब में कैसे कन्वर्ट करोगे? सोचो। और इसका जवाब है इंटरैक्शंस। सिर्फ सीधी लाइन खींचना काफी नहीं है, आपको एरो से ये दिखाना पड़ेगा कि कौन किसको खा सकता है और किसके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। एक सांप को सिर्फ मेंढक से नहीं, चूहे से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मल्टीपल एरोज ही हैं जो एक सिंपल पिक्चर को एक रियल फूड वेब बनाते हैं। गॉट इट? तो अब हमारे पास सारे क्लूज हैं, सारे टूल्स हैं, हम जानते हैं इकोसिस्टम क्या है, हम जानते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या है। तो अब वक्त आ गया है उस धान के खेत की मिस्ट्री को सॉल्व करने का। चलो केस फाइल खोलते हैं। केस फाइल स्टेप 1, हमने मेंढकों को हटा दिया, मतलब ग्रासहॉपर के सबसे बड़े दुश्मन को हमने सीन से गायब कर दिया। स्टेप 2, इसका असर क्या हुआ? ग्रासहॉपर्स की पॉपुलेशन में एकदम से ब्लास्ट हो गया, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, जहां देखो बस टिड्डे ही टिड्डे। स्टेप 3, अब जब मेंढक नहीं रहे तो उनको खाने वाले सांपों का क्या हुआ? उनकी पॉपुलेशन भी गिरने लगी क्योंकि उनका मेन फूड सोर्स चला गया। और स्टेप 4, द फाइनल रिजल्ट, पूरी की पूरी धान की फसल तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि वो लाखों करोड़ों ग्रासहॉपर्स पूरी फसल को चट कर गए। देखा, एक छोटा सा चेंज और कितना बड़ा डिजास्टर। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे केस से हमें क्या सबक मिलता है? एक ही सवाल सामने आता है, आखिर ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? और कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। जैसे ही आप इकोसिस्टम के बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करते हो, तबाही सबके लिए आती है। हर एक जीव, फिर चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उस सिस्टम को बनाए रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस खेत के लिए वो मेंढक कितना जरूरी था, ये आज हमें समझ आ गया। तो हमने आज ये तो समझ लिया कि जिंदा चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, लेकिन उनका रिश्ता बेजान चीजों से भी है, हवा, पानी, मिट्टी। अब यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पैदा होता है। ये जो 3 वर्ड्स हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, क्या ये सब एक ही है या इनमें कोई फर्क है? वेल, इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में, सो मेक श्योर यू वॉच दैट। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड स्टे ट्यून्ड। साइंस। Hey, welcome back बायोलॉजी स्क्वाड। चैप्टर 4 के चंक 2 में आप सबका स्वागत है। अच्छा, आज ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये 3 शब्द हैं, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, है ना? पर क्या इनका मतलब भी सेम है? हम हमेशा सुनते रहते हैं, सेव द एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो इन सब में आखिर फर्क क्या है भाई? चलो आज इन तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़कर समझेंगे। तो आते हैं हम इन सवाल पे, क्या ये तीनों चीजें सेम हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, नो वे। चलो एक ऐसे सिंपल एनालॉजी से समझो जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मान लो एनवायरनमेंट जो है वो आपका पूरा का पूरा स्कूल है, उसकी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, असेंबली हॉल, सब कुछ। अब उस स्कूल के अंदर एक इकोसिस्टम है और वो है आपकी क्लासरूम, ठीक है, जिसमें आप लोग यानी स्टूडेंट्स यानी लिविंग बीइंग्स हो और वहां रखी डेस्क्स, चेयर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो फिर इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है वो स्टडी, वो पढ़ाई कि उस क्लासरूम में आप लोग और वो फर्नीचर आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हो। सिंपल है ना? चलो अब बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिटेल में समझते। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़े पिक्चर को देखते हैं, यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का सीधा सा मतलब है हमारा परिवेश, यानी हमारे आसपास की हर एक चीज, जो हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, ये जमीन, पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, लिटरली सब कुछ। बेसिकली हमारी सराउंडिंग वर्ल्ड जिसके अंदर हम रहते। अब टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखना है। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? कोई बात नहीं। इसका सीधा सा मतलब है वो सारी चीजें, चाहे वो फिजिकल हो जैसे गर्मी या सर्दी, केमिकल हो जैसे पानी में क्या मिला है, या बायोलॉजिकल हो जैसे दूसरे जीव जंतु, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असर डालती हैं। एकदम सिंपल भाषा में हमारे आसपास का माहौल या कंडीशंस इन द सराउंडिंग। तो इस एनवायरनमेंट के 2 मेन हिस्से होते हैं, 2 मेन फैक्टर्स। पहला बायोटिक फैक्टर्स। यहाँ बायो शब्द को पकड़ो। बायो का मतलब हमेशा होता है लाइफ, तो इसमें आते हैं सारे जिंदा चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और हाँ, हम इंसान भी। और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स। यहाँ ए का मतलब है नॉट, यानी जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और ऑफ कोर्स सूरज की रोशनी। जब ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक एक साथ आते हैं
तभी एनवायरनमेंट बनता। अच्छा, अब एनवायरनमेंट भी दो तरह का होता है। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये वो है जिसे नेचर ने खुद बनाया है। बड़े बड़े जंगल, बहती हुई नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, ये सब नेचुरली काम करते हैं, इनका अपना एक सिस्टम चलता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ये है इंसान का बनाया हुआ माहौल, जैसे हमारे शहर, सड़कें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, डैम्स, और पता है खेत भी आर्टिफिशियल में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसान मेंटेन करते हैं, वो अपने आप नहीं उग। और यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। जो हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है ना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही करता है। सोचो इसके बारे में। जब हम एक शहर जो कि आर्टिफिशियल है बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, नदियों का रास्ता मोड़ देते हैं और फैक्ट्रीज से धुआं और गंदगी निकालते हैं। इससे क्या होता है? हवा और पानी जो नेचुरल है की क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है और यहीं से नेचर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ओके, एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे दो कंफ्यूजिंग टर्म्स को क्लियर करते हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। अब हम साइंस को उसके स्टडी यूनिट से अलग करके समझेंगे। ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको इनका मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या है? एकदम सिंपल, इकोलॉजी एक साइंस है, एक स्टडी है। बस इतना याद रखो, ये पढ़ाई है। किस चीज की पढ़ाई? बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स आपस में कैसे डील करते हैं, उनके इंटरैक्शन की स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत कैसे पड़ती है, इस पूरे रिश्ते की पढ़ाई को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। और फिर आता है इकोसिस्टम। अब अगर इकोलॉजी पढ़ाई है तो पढ़ाई कहीं पे तो होगी ना। इकोसिस्टम बस वही जगह है, ये वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जहां हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। याद है ना स्कूल वाली एनालॉजी? अगर इकोलॉजी साइंस की स्टडी है तो इकोसिस्टम वो क्लासरूम है जहां ये स्टडी हो रही है। जैसे एक छोटा सा तालाब, एक घना जंगल या एक सूखा सा डेजर्ट, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। तो एक इकोसिस्टम की रेसिपी क्या है? चलो आज मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले लो बायोटिक फैक्टर्स यानी सारे लिविंग बींग्स, फिर उसमें डालो एबायोटिक फैक्टर्स यानी हवा, पानी, मिट्टी, और ऊपर से उनके बीच के इंटरैक्शंस का तड़का लगा दो। लो जी, आपका एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, इस पे स्टार मार्क कर लो। देखो, एक छोटा सा पानी का पडल भी एक इकोसिस्टम हो सकता है और एक अमेज़न का जंगल भी। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? वो है हमारी पूरी अर्थ। जी हाँ, बाकी सारे छोटे बड़े इकोसिस्टम्स, चाहे वो समुद्र हो, पहाड़ हो या डेजर्ट हो, वो सब इसी एक महा इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ओके, तो अब तक हमने व्हाट की बात की कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है। अब आते हैं व्हाई पर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नेचर का बैलेंस क्या चीज है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, और इस पूरी कहानी में हम इंसानों का क्या रोल है? चलो इसको समझते हैं। देखो, नेचर ना बहुत स्मार्ट है। उसने अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ अमेजिंग सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स बनाए हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑफ कोर्स फूड चेन्स। ये सब क्या करते हैं? ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं। इनकी वजह से एनवायरनमेंट में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट हार्मनी में चल रहा था। लेकिन फिर इस परफेक्ट स्टोरी में एक विलन की एंट्री हुई, हम इंसान। और हमने अपनी जरूरतों के लिए और उससे भी ज्यादा अपने लालच के लिए इस नेचुरल बैलेंस को तोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, The earth has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. इसका मतलब समझे? ये धरती हम सबकी जरूरत तो पूरी कर सकती है, पेट भर सकती है, पर किसी एक का भी लालच यानी पेटी नहीं भर सकती। और हमने वही किया। हमने अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया। पता है सबसे अजीब बात क्या है? बाकी सब जानवरों के कंपैरिजन में हम इंसान इस अर्थ पर बहुत ही कम टाइम से हैं। हम तो बिल्कुल नए हैं यहाँ। फिर भी हमने अपनी इंटेलिजेंस और मेमोरी का इस्तेमाल करके पूरे प्लैनेट को डोमिनेट कर लिया है। हमने नेचर को कंट्रोल करना तो सीख लिया, पर शायद हम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल गए। ये कोट, इसको आप अपने दिमाग में छाप लो। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर लाइफ के लिए उससे भी ज्यादा। We have got this Earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors.
इसका मतलब समझो, ये धरती हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद नहीं है जिसे हम जैसे चाहें इस्तेमाल करें। नहीं, ये हमने अपनी आने वाली जनरेशन से, अपने बच्चों से लीज पर यानी उधार ली है, और उधार ली हुई चीज को हमेशा सही सलामत अच्छी कंडीशन में वापस करना पड़ता है। ऑलराइट, काफी सीरियस बातें हो गई। चलो अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, देखते हैं कितना समझ आया। इससे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाएंगे। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल, एनवायरनमेंट के 2 बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं? कम ऑन, सोचो सोचो। बिल्कुल सही, पहला है बायोटिक फैक्टर्स यानी सारी लिविंग थिंग्स, और दूसरा है एबियोटिक फैक्टर्स यानी सारी नॉन लिविंग थिंग्स। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? याद करो स्कूल वाली एनालॉजी, द क्लासरूम। क्या था वो? एग्जैक्टली, द आंसर इज इकोसिस्टम। ब्रिलियंट। और आखिरी सबसे आसान सवाल, विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? ये तो अब सबको पता है, हमारा अपना प्लैनेट, द अर्थ। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो अब हम सब ये तो समझ गए हैं कि ये धरती हमारी लीज है, पर एक मिनट सोचो, क्या हम इस लीज की कंडीशंस पूरी कर रहे हैं? क्या हम इसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद नहीं है। आगे देखते हैं। इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगले एक्सप्लेनर यानी चंक 3 में। वहां हम एक बहुत ही सीरियस और बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन। हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे एक्शन से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और यहां तक कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसे अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए कैसे बचा सकते हैं। तो अब टाइम आ गया है अपनी इस लीज वाली जिम्मेदारी को सीरियसली लेने का और इस प्लैनेट के सच्चे इको वॉरियर्स बनने का। आर यू विद मी? चलो अगले चंक के लिए यहाँ क्लिक करो और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं आपसे चंक 3। हेलो बायोलॉजी स्क्वाड, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4 और ये है उसका पार्ट 3। पता है हमारी अर्थ कितनी खूबसूरत है, एकदम परफेक्ट इकोसिस्टम, लेकिन आजकल इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। कभी आप दिल्ली का स्मॉग देखो या फिर अपनी नदियों में बहता हुआ प्लास्टिक, ये सब वो पोल्यूशन है जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखता है। पर जरा सोचो, क्या हो अगर असली खतरा, सबसे बड़ा डेंजर वो हो जिसे आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो और ना ही छू सकते हो। एक ऐसा अनजान दुश्मन जो चुपके से धीरे धीरे आपके डीएनए को ही तबाह कर दे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चेरनोबिल डिजास्टर। एक ऐसी इंसानी गलती जिसने एक पूरे शहर को हजारों साल के लिए जहरीला बना दिया। चलो आज इसी इनविजिबल किलर को ठीक से समझते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा वर्ल्ड, हमारा एनवायरनमेंट अटैक में क्यों है? आखिर कौन सी चीजें हैं जो इसे नुकसान पहुंचा रही हैं? वेल, इसको समझने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक इन रीजंस को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटती है। यहाँ देखो, एक तरफ है नेचुरल फैक्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स यानी भूकंप या वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। ये कुदरती चीजें हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है मैन मेड फैक्टर्स, जिनके पूरे जिम्मेदार हम इंसान हैं। पेड़ों को काटना यानी डिफॉरेस्टेशन, बड़े बड़े शहर बसाना यानी अर्बनाइजेशन, और इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है पोल्यूशन। और इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जितने भी मैन मेड फैक्टर्स है ना, उन सब में जो असली विलन है जिसे हमें समझना और कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, वो है पोल्यूशन। तो चलिए अब मिलते हैं पोल्यूशन के यूजुअल सस्पेक्ट से, मतलब वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जिनके बारे में आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यानी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन। लेट्स डू अ वेरी क्विक रिकैप। सबसे पहले पोल्यूशन होता क्या है? देखो, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कहती है ये एक अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज है। आसान भाषा में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा बदलाव जो जिंदा चीजों को, लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाए, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। सिंपल। तो पहला सस्पेक्ट एयर पोल्यूशन। इसके मेन गुनेगार कौन है? हमारी गाड़ियां और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर जैसे बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सीधा हमारे लंग्स पर अटैक करते हैं। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी यानी सीवेज, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले अजीबोगरीब केमिकल्स, जब ये सब नदियों में जाते हैं तो पानी को जहरीला बना देते हैं। इससे कॉलेरा जैसी बीमारियां तो फैलती ही हैं, साथ ही बेचारी मछलियां और पानी के दूसरे जीव भी मर जाते हैं। और हमारा तीसरा सस्पेक्ट है सॉइल पोल्यूशन। किसान जो खेत में ढेर सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और हम लोग जो इतना कचरा फैलाते हैं, वो सब मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर देता है।
उसी मिट्टी की जिससे हमारा खाना उगता है। इसका नतीजा मिट्टी की ऊपर की लेयर बह जाती है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, और पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन तीनों के अलावा एक चौथा टाइप का पोल्यूशन भी है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। तो ध्यान से सुनो। और चौथे सबसे खतरनाक पोल्यूशन का नाम है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये वो अनजान खतरा है जो सीधा हमारे जीन्स पर, हमारे डीएनए पर हमला करता है। अब ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आता कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्सेज हैं। एक है नेचुरल यानी कुदरती, जैसे कि सूरज से आने वाली डेंजरस अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस, और दूसरा है आर्टिफिशियल यानी इंसानों का बनाया हुआ। इसमें आते हैं मेडिकल एक्सरेज और ऑफ कोर्स एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स से निकलने वाले डेंजरस रेडिएशंस। और इसी आर्टिफिशियल रेडिएशन की वजह से दुनिया में बड़े बड़े हादसे हुए हैं। 3 नाम आपकी बुक में हैं: चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल आइलैंड। ये सब एटॉमिक पावर प्लांट्स में हुए एक्सीडेंट्स थे, जहां से इतना रेडिएशन लीक हुआ कि उसने ना सिर्फ उस टाइम पर हजारों लोगों की जान ली, बल्कि आने वाली कई जनरेशन्स को भी बीमार कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो ये है कि इसके असर बहुत ही भयानक और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब जो मैं आपको इसके इफेक्ट्स बताऊंगी, उन्हें एग्जाम के लिए अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेना। पहला इफेक्ट, कैंसरस अल्सरेशन। इसका मतलब है कि अगर रेडिएशन का बहुत हाई डोज जैसे कि एक्स रेज से बॉडी पर पड़ता है तो उससे स्किन कैंसर जैसे घाव और बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज। ये रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारे सेल्स और टिश्यूज को, यानी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अंदर से ही तोड़ना और खत्म करना शुरू कर देता है। तीसरा, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा डरावना इफेक्ट है, जेनेटिक चेंजेस। इसका मतलब है कि ये रेडिएशन आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को ही बदल सकता है। और सबसे बुरी बात ये है कि इसका असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, ये डैमेज आपके बच्चों में यानी आपकी आने वाली जनरेशंस में भी जा सकता है। और चौथा इफेक्ट जो आपको याद रखना है, डैमेज टू विजन। जी हाँ, ये रेडिएशन हमारी आंखों की रोशनी पर भी बहुत बुरा असर डालता है और उसे परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकता है। चलो, बहुत पढ़ाई हो गई, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। लेट्स सी आप लोग एग्जाम के लिए कितने तैयार हो। रेडी हो ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल सोर्स बताओ। जल्दी से सोचो। 3, 2, 1। ओके, द करेक्ट आंसर इज नेचुरल सोर्स है सूरज से आने वाली यूवी रेज और आर्टिफिशियल सोर्स है एक्स रेज या एटॉमिक प्लांट्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, रेडिएशन का हमारी जेनेटिक्स पर क्या असर होता है? अभी बताया था, याद है? बिल्कुल सही। इसका जवाब है ये जेनेटिक चेंजेस लाता है। इट कॉजेज चेंजेस इन आवर डीएनए। और ये रहा फाइनल क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक में बताए गए किसी एक बड़े रेडियो एक्टिव हादसे का नाम बताइए। कम ऑन, ये तो इजी है। यस, चेरनोबिल, विंडस्केल या 3 माइल आइलैंड, इनमें से कोई भी एक नाम बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। हमने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट पर कुदरती और इंसानी दोनों तरह से अटैक हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इससे लड़ेंगे कैसे? हाउ डू वी फाइट बैक? हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे कैसे? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले पार्ट में, यानी पार्ट 4। क्या आपने कभी चिपको मूवमेंट का नाम सुना है? हम अगली बार जानेंगे कि कैसे इंडिया में आम लोगों ने अपने पेड़ों को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक अनोखी लड़ाई लड़ी। सो डोंट मिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। चलो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डाइव करते हैं। आज हमारी सीरीज के इस 4th चंक में हम हिस्ट्री के एक ऐसे पल को एक्सप्लोर करेंगे जिसने हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्री, यू हैव टू कट मी फर्स्ट। इसका मतलब है अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए इसके बारे में। कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर आए हैं पूरा जंगल साफ करने, और आप बिल्कुल निहत्थे उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं। सोचो कितनी हिम्मत लगी होगी। ये कमाल की बात है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था बच्चों, ये एक असली और बहुत ही पावरफुल एनवायरमेंटल मूवमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, जिसका नाम था द चिपको मूवमेंट। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब आम लोग किसी मकसद के लिए एक साथ आ जाते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये मूवमेंट अकेले ही हो रहा था? क्या सिर्फ इंडिया के लोग ही एनवायरनमेंट को लेकर परेशान थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पर पूरी दुनिया धीरे धीरे एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझ रही थी। देखो, बहुत लंबे टाइम तक इंसानों को लगता था कि नेचर के जो रिसोर्सेज है ना, जैसे पानी, जंगल, मिनरल्स, ये सब एंडलेस हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। लेकिन 1970s आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि हम अपने ही घर को, अपनी इस धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। अब जरा इन डेट्स पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो एकदम की डेट अलर्ट समझ लो। 1972 में एक बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद बना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर उसके कुछ साल बाद 1985 में इंडिया ने अपना खुद का एक बड़ा स्टेप लिया। हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स बनी। तो क्या याद रखना है? 1972 दुनिया के लिए और 1985 इंडिया के लिए। सिंपल। चलो अब वापस आते हैं अपनी उस कमाल की कहानी पर, इंडिया की कहानी पर। हमारा सोर्स मटेरियल भी कहता है कि इसको अच्छे से समझना जरूरी है, तो मैं आपको इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा जो आपको समझने में हेल्प करेगी कि इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ। चलो चिपको की कहानी के दिल में चलते हैं। देखो, नाम कितना सिंपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। चिपको, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मतलब होता है चिपक जाना या गले लगाना। और इस मूवमेंट में लोगों ने असल में यही किया। वो पेड़ों से चिपक गए, उन्हें गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। तो इसकी इंस्पिरेशन आई थी राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी से, जिन्होंने सदियों पहले पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर 1970s में ये जज्बा फिर से जागा गढ़वाल हिमालयाज में। पता है क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनीज को जंगल काटने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे और गांव वालों का जीना मुश्किल हो रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लीडर्स की अगुवाई में उन्होंने आवाज उठाई। गांव वालों को एक सिंपल सी बात पता थी, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा, फिर तो लैंडस्लाइड्स आएंगे, बाढ़ आएगी। और इस मूवमेंट ने एक बहुत ही जरूरी बात साबित कर दी कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, एक जन आंदोलन। ओके बच्चों, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो है ही, बट लाइफ के लिए भी। सवाल ये है कि आखिर हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जरूरत ही क्यों है? क्यों बचाएं हम एनवायरनमेंट को? चलो इसको आसान भाषा में 4 इंपॉर्टेंट रीजंस में समझते हैं। नंबर 1, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। याद है हमने फूड चेन्स और इकोसिस्टम्स की बात की थी पहले, बस वही बैलेंस। नंबर 2, पोल्यूशन जैसी नेचुरल और इंसानों की बनाई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नंबर 3, हमारी धरती की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अलग अलग तरह के जानवर, पेड़ पौधे, इन सबको बचाने के लिए। और नंबर 4, जो शायद सबसे जरूरी है, आने वाली जनरेशंस के लिए, मतलब आपके बच्चों के लिए एक साफ और हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करने के लिए। हम प्लैनेट को सिर्फ अपने लिए नहीं बचा रहे, हम उन सब के लिए बचा रहे हैं जो हमारे बाद आएंगे। हमारा सोर्स मटेरियल इस लाइन को हाईलाइट करता है और ये चिपको कहानी का पूरा सार है, उसका एसेंस है। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट को बचाना तभी अच्छे से हो सकता है जब ये एक पब्लिक मूवमेंट बन जाए, जब हर एक इंसान इसको अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ ऊपर से कानून बना देने से कुछ नहीं होता। और ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से? ये हम सबसे आएंगी। बचपन से हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक लगाव बनाना होगा। ये आपसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है, हम सबसे। अपने आसपास एक पौधा लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक का यूज कम करो। सच में हर छोटा कदम मैटर करता है। तो चिपको जैसे मूवमेंट्स ने हमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की और नेचर के लिए प्यार की ताकत दिखाई। उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचा लिया। लेकिन क्या हमेशा इतना ही काफी होता है? तो आखिरी सवाल ये है कि जब लोग प्यार और समझाने से ना माने तब क्या? तभी जरूरत पड़ती है कानून की, सख्त कानून। क्या आपको पता है कि किसी प्रोटेक्टेड जानवर को नुकसान पहुंचाने पर आपको जेल हो सकती है? हमारे अगले एक्सप्लेनर में यानी पार्ट 5 में हम इंडिया के इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो लीगल होने के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं। कभी सोचा है आपने कि गलती से, बस छोटी सी गलती से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाए और उसके लिए आपको सीधा जेल हो जाए? हाँ, अजीब लगता है ना सुनने में, पर सच तो ये है कि इंडिया में इसके लिए बहुत ही सीरियस कानून है। और आज हम इन्हीं कानूनों की जो ऑफिशियल रूल बुक है ना, उसे खोलने जा रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये है हमारी सीरीज का चंक 5। देखो, पिछले चंक्स में हमने ये तो समझा कि पोल्यूशन कितनी बड़ी, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ये रूल्स तोड़ता है तो उसका अंजाम यानी कि उसका रिजल्ट क्या होता है।
तो आज हम इंडिया की ऑफिशियल रूल बुक ऑन नेचर को डीकोड करने वाले हैं। हम आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका मतलब आपके और मेरे जैसे आम इंसान के लिए क्या है। तो चलिए आज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट केस फाइल्स हैं। पहले हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना एक जुर्म यानी क्राइम क्यों है। फिर हम जंगल का कानून, पर्यावरण का कानून और जानवरों के कानून की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, एंड में एक मजेदार क्विज भी है, तैयार रहना। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन जुर्म और कानून। देखिए, अब तक शायद हम पोल्यूशन को एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखते आए हैं, है ना, कि बस एक समस्या है। लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से ये एक जुर्म, एक एक्चुअल क्राइम भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे एक्शंस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिनकी सजा जेल तक पहुंच सकती है। राइट, हमारी पहली केस फाइल जंगल का कानून यानी द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। देखिए, 1980s में क्या हो रहा था कि डेवलपमेंट के नाम पर बहुत तेजी से जंगल काटे जा रहे थे। डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, इस चीज को रोकने के लिए यह बहुत ही पावरफुल एक्ट लाया गया, और इसका मकसद एक ही मकसद था, हमारे कीमती जंगलों को बचाना। तो इसका ऑफिशियल नाम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये कानून कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि जो जमीन जंगल की है यानी फॉरेस्ट लैंड, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल के लिए ही है। आप उसे किसी और काम के लिए, जैसे फैक्ट्री लगाना या खेती करना, उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन है तो बात अलग है। तो नियम बिल्कुल साफ है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड पर कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे बिल्डिंग बनाना या माइनिंग करना बिल्कुल मना है, और अगर आपने रूल तोड़ा तो सजा है 15 दिन की जेल। अब आप सोच रहे होंगे 15 दिन, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रुकिए, इससे आपके नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जुड़ जाता है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। यह है असली सजा। चलिए अब आते हैं अपनी अगली केस फाइल पर, और ये है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। पता है, इससे सभी एनवायरमेंटल लॉज का बिग डैडी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक अम्ब्रेला एक्ट है, एक छतरी की तरह, जो हवा, पानी, जमीन, हर चीज को अपने नीचे कवर करता है। और यहाँ सजा बहुत बहुत सीरियस हो जाती है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 असल में 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद बनाया गया था। वो इतना भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ना कि उसने सबको झिंझोड़ के रख दिया। सबको एहसास हुआ कि हमें एक बहुत ही स्ट्रांग कानून की जरूरत है जो हर तरह के पोल्यूशन से डील कर सके। तो इसका मकसद सिंपल है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो और जो नुकसान पहुंचाए उससे कड़ी से कड़ी सजा दो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम सुनिए, कोई भी इंडस्ट्री एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पोल्यूटेंट्स यानी गंदी चीजें हवा में नहीं छोड़ सकती। और अगर ये रूल टूटा तो सजा सुनिए, 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों एक साथ। सोच लीजिए ये कितना सीरियस मामला है। 5 साल, जस्ट लेट दैट सिंक इन। एक गलती, एक लापरवाही और आपकी जिंदगी के 5 साल जेल में। अब आप ही बताइए, क्या एनवायरनमेंट को हल्के में लेना समझदारी है? ये कानून साफ साफ कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे आम जिंदगी में लागू करना, इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल दूसरी। इसीलिए साल 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT बनाया गया। आप इसे एनवायरनमेंट का एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट समझ सकते हैं। इसका काम ही है कि एनवायरनमेंट से जुड़े केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और इंसाफ हो। अच्छा, हमने जमीन की बात कर ली, हवा पानी की बात कर ली। अब बात करते हैं उनकी जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, हमारे वाइल्ड लाइफ की। हमारी आखिरी केस फाइल है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून खास तौर पर इंडिया के शानदार जानवरों को शिकार यानी हंटिंग और उनके इलीगल ट्रेड से बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनो, इसके ये 3 क्लॉजेस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 49A, ये सीधे सीधे रेयर एनिमल्स की ट्रेडिंग यानी उन्हें खरीदने बेचने पर कंप्लीट बैन लगाता है। क्लॉज 49B, ये उन चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है जो एनिमल स्किन या उनके बॉडी पार्ट से बनी हो, जैसे हाथी दांत से बना सामान या टाइगर स्किन। और क्लॉज 49C कहता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज पहले से है तो गवर्नमेंट को बताना कंपलसरी है। बेसिकली हर तरफ से इस इलीगल ट्रेड को रोकने की कोशिश।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े एक्ट्स के अलावा भी छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो हॉस्पिटल्स को कहता है कि मेडिकल कचरा एवं नहीं फेंकना, या फिर साउंड पोल्यूशन रूल जो फेस्टिवल्स में लाउड स्पीकर के शोर को कंट्रोल करता है, और आजकल सबसे रेलेवेंट ई वेस्ट रूल जो हमारे पुराने फोन लैपटॉप के कचरे को मैनेज करने के लिए है। मतलब लॉ कितना डिटेल्ड है आप सोचिए। ओके, काफी सारे कानून और रूल्स हो गए हैं ना, तो अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर क्विज का। चलिए देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना और आप एग्जाम्स के लिए कितने तैयार हैं। लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर 1, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से पोल्यूशन लिमिट क्रॉस करने पर मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है? और सही जवाब है 1 लाख रुपए। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया, और याद रखिएगा इसके साथ 5 साल की जेल भी हो सकती है। अगला सवाल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वो कौन सा क्लॉज है जो जंगली जानवरों की खाल या उनके अंगों से बनी चीजों के इस्तेमाल पर यानी यूज पर रोक लगाता है? And the correct answer is Clause 49B. Excellent work. ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, आखिरी सवाल आपके लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कब एस्टैब्लिश हुआ था? याद है आपको वो साल? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है 2010। वेल डन एवरीवन। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे हैं। तो आज का हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वो ये है कि लॉज आर जस्ट वर्ड्स ऑन पेपर अनलेस पीपल टेक एक्शन। देखिए, कानून तो बना दिए गए हैं और वो बहुत अच्छे हैं, पर वो तब तक कागज के टुकड़े हैं जब तक हम और आप एज सिटीजन्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। असली बदलाव, रियल चेंज कानून से नहीं, एक्शन से आता है। और जब बात एक्शन की हो ही रही है तो एक सवाल है मेरा आपसे, क्या एक अकेला इंसान, आई मीन जस्ट वन पर्सन, पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर सकता है? इम्पॉसिबल लगता है ना? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा, और इसे हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर चंक 6 में, जब हम सुनेंगे जादव पोयम की अनबिलीवेबल कहानी। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी, उसे मिस मत करना। नमस्ते बच्चों, वेलकम। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काटने से क्या क्या होता है, पर आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ही ना हो। ये कहानी है एक अकेले इंसान की जिद की, एक अकेले इंसान के जुनून की। ये कहानी है जादव पयंग की, जिन्हें दुनिया द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। हमारी सीरीज का ये पार्ट 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे ये नंबर देखो जरा, 1360 एकर्स। सोच रहे हो ये क्या है? ये पूरे के पूरे जंगल का एरिया है। इतना बड़ा जंगल कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में शायद पूरा दिन लग जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसको आसान शब्दों में समझे ना, तो इमेजिन करो कि 1000 फुटबॉल फील्ड्स एक साथ रख दिए गए हैं। हाँ, 1000। जरा सोचिए, आपकी स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है? अब वैसे 1000 ग्राउंड्स को एक साथ इमेजिन करके देखिए। इतना विशाल, इतना घना है ये जंगल। पर सबसे शॉकिंग, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि ये पूरा जंगल किसी सरकार ने या किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ एक इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल अकेले। उनका नाम है जादव मोलाई पयंग। आइए मिलते हैं द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहां से आई इतनी हिम्मत? वेल, इस कमाल की कहानी की शुरुआत एक्चुअली एक बड़े ही दुख भरी घटना से हुई। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1979 में, जब ये सब शुरू हुआ। ये बात है असम की, जहां से बहती है हमारी विशाल ब्रह्मपुत्रा नदी। साल 1979 में इस नदी में ऐसी भयानक बाढ़ आई, ऐसी डेवस्टेटिंग फ्लड, जिसने आसपास के इलाके में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जब बाढ़ का पानी उतरा, तब एक 16 साल के लड़के जादव पयंग ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नदी किनारे रेत पर उन्होंने हजारों मरे हुए सांप देखे। हीप्स ऑफ डेड स्नेक्स, हर तरफ बस सांपों के ढेर लगे थे। जादव सोचने लगे, ये सारे सांप आखिर मरे कैसे? और उन्हें जवाब मिला उस बंजर जमीन में। वहां एक भी पेड़ नहीं था। उन्हें समझ आ गया, दे डाइड इन द स्कॉचिंग हीट बिकॉज देयर वर नो ट्रीज। तेज झुलसा देने वाली धूप से बचने के लिए कोई छाया ही नहीं थी, इसलिए वो सब बेचारे गर्मी से तड़प कर मर गए। बच्चों, यही वो मोमेंट था, वो रियलाइजेशन का पल। उस 16 साल के लड़के को एहसास हुआ कि आज पेड़ ना होने से सांप मरे हैं,
कल इंसान भी तो ऐसे ही मरेंगे। और सोचो, उन्होंने इंतजार नहीं किया, कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, बस 20 बांस के पौधे लिए जिनको हम बैम्बू प्लांटलेट्स कहते हैं और उस बंजर जमीन पर लगा दिए। बस एक छोटा सा एक्ट। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे ये तो बस पहला पन्ना था। यहाँ से शुरू हुआ एक 30 साल लंबा मिशन, एक अकेले इंसान के अटल इरादे की यानी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की एक ऐसी दास्तान जो मिसाल बन गई। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखो। 1979 में सरकार ने एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया। ज्यादा उसमें एक वर्कर थे, ठीक है। 1984 में प्रोजेक्ट खत्म हो गया और सभी वर्कर्स चले गए, सब लोग। लेकिन ज्यादा पाएंग वहीं लुके रहे, अकेले। और अगले 30 साल तक वो हर दिन बिना रुके पौधे लगाते रहे। और नतीजा 2009 तक वो बंजर जमीन एक घने डेंस फॉरेस्ट में बदल चुकी थी। और यहीं पर वो असली फर्क दिखता है, कमिटमेंट का फर्क। बाकी वर्कर्स के लिए ये सिर्फ एक नौकरी थी, एक टेम्परेरी जॉब। प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, पैसा मिल गया, घर गए। लेकिन जादव के लिए, उनके लिए ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया था। उन्होंने उस जमीन और उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह सींचा। यही फर्क है, एक जॉब और एक जुनून। तो जादव की 30 साल की इस तपस्या का, इस मेहनत का क्या नतीजा निकला, उनकी मेहनत का क्या फल मिला? आइए देखते हैं उनकी विरासत, उनकी लेगेसी, जिसे आज हम मोलाई जंगल के नाम से जानते हैं। आज उस पूरे जंगल को मोलाई जंगल कहते हैं। ये नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, जादव मोलाई पायेंग। ये जंगल असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में कोकिलामुख के पास है। बच्चों, ये लोकेशन जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। जादव ने सिर्फ पेड़ नहीं उगाए थे, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम, एक जीता जागता घर बना दिया था। आज उस मुलाय जंगल में बंगाल टाइगर्स हैं, इंडियन राइनोसोरस हैं, हाथियों के झुंड आते जाते रहते हैं और न जाने कितनी हजारों तरह के पक्षी, हिरण और वल्चर्स सब आराम से रहते हैं। सोचो, एक बंजर जमीन आज जिंदगी से गुलजार। उनके इस अनबिलीवेबल काम को देखकर भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया। यह उनकी सालों की मेहनत और लगन को एक सलाम था। अ ट्रू हीरो। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इसका की टेकअवे क्या है? ये कहानी सिर्फ एक जंगल उगाने की नहीं है बच्चों, ये कहानी है दृढ़ निश्चय की, डिटर्मिनेशन की। जादव पायेंग ने खुद कहा है, और ये लाइन शायद उनकी पूरी कहानी का सार है, बहुत से लोग मिलकर जंगल को बर्बाद करते हैं, लेकिन एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो एक पूरा नया जंगल बना सकता है। और जादव इस बात का जीता जागता सबूत है। द पावर ऑफ वन। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाओ और एक पूरा जंगल बना दो, नहीं, लेकिन सोचिए वो पहला बीज कौन सा हो सकता है जो आप आज लगा सकते हैं? वो एक छोटा सा कदम, वो एक छोटी सी आदत क्या हो सकती है जो आप अपने एनवायरनमेंट के लिए ले सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। जादव पायेंग ने अपने काम से जिस चीज को बनाया और बचाया उसे हम साइंस में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। पर ये बायोडाइवर्सिटी आखिर होती क्या है? हमारे अगले एक्सप्लेनर में यानी पार्ट 7 में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। हम इसके 3 लेवल्स को डिकोड करेंगे, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जरूर देखिएगा। और हाँ, जादव पायेंग से इंस्पायर होकर आज कम से कम एक पौधा जरूर लगाना। हेलो स्टूडेंट्स, और दी एक्सप्लेनर के चंक 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी आपने आईने में देखा है और फिर अपने दोस्त को देखा है? दोनों इंसान हो पर बिल्कुल अलग दिखते हो, है ना? ऐसा क्यों है? सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं, पूरी नेचर में यही कहानी है। एक आम का पेड़, एक शेर, एक छोटी सी चिड़िया, सब एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो ये इतनी वैरायटी, इतनी विविधता आखिर आती कहां से है? चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया एक जैसे दिखने वाले लोगों यानी क्लोन्स से भरी हुई क्यों नहीं है? इसका एक शब्द का लेकिन बहुत पावरफुल जवाब है, बायोडाइवर्सिटी। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये लाइफ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने बायोलॉजी की आत्मा को समझ लिया। अच्छा, तो ये बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज? चलो इसके नाम को ही तोड़ते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है वैरायटी यानी विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ जीवन की वैरायटी। आसान भाषा में हमारी प्रकृति को ना एक जैसी बोरिंग चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। नेचर लव्स वैरायटी। अलग अलग रंग, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग आकार, यही तो नेचर की खूबसूरती है। और ये वैरायटी 3 अलग अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे पहले लेवल से। लेवल 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये वो वैरायटी है जो एक ही प्रजाति यानी एक ही स्पीशीज के अंदर होती है।
जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही स्पीशीज के लोगों के बीच का अंतर। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल तो हम खुद हैं। हम सभी लोग, जितने भी इंसान हैं, एक ही स्पीशीज के हैं, होमो सेपियंस। लेकिन हमारे जीन्स में इतने छोटे छोटे, इतने मामूली फर्क हैं जिनकी वजह से हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। किसी की हाइट अलग, किसी का हेयर कलर अलग, किसी की आंखें अलग। यही तो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। पर ये छोटे मोटे फर्क इतने जरूरी क्यों हैं? देखो, आपकी टेक्स्ट बुक की ये लाइन एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक वार्निंग देती है। ये कहती है कि अगर किसी स्पीशीज के अंदर से ये जेनेटिक वैरायटी कम हो जाए तो वो पूरे की पूरी स्पीशीज ही खत्म हो सकती है। सोचो जरा, अगर हम सब इंसान जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होते, एकदम कार्बन कॉपी, तो कोई एक नया वायरस जो किसी एक इंसान को मार सकता, वो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता था। इसलिए यही छोटे छोटे फर्क हमारी स्पीशीज को बचाने का काम करते हैं। ये नेचर का सेफ्टी प्लान है। ओके, तो हमने एक स्पीशीज के अंदर की वैरायटी तो देख ली। अब चलो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और अगले लेवल पर चलते हैं। लेवल 2, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये वो डाइवर्सिटी है जिसके बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं जब हम जंगल या समुद्र या नेचर की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि नेचर में कितने अनेकों अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यानी स्पीशीज मौजूद हैं। और इसका एक सिंपल सा रूल है, किसी भी एरिया में जितनी ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज होंगी, मतलब पेड़ भी हों, पशु भी हों, पक्षी भी हों, कीड़े मकोड़े भी हों, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच यानी अमीर मानी जाएगी। और हाँ, जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। हर तरह के पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, हर तरह के छोटे बड़े जानवर यानी एनिमल्स, और उनको मत भूलना जो हमें दिखते नहीं है पर हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, यानी माइक्रोब्स। ये सब मिलकर बनाते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। चलिए अब आखिरी बार जूम आउट करते हैं सबसे बड़ी पिक्चर देखने के लिए। ये है सबसे ऊपर का लेवल, लेवल 3, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये सिर्फ जीवों की वैरायटी के बारे में नहीं है, बल्कि उन अलग अलग माहौल, उन अलग अलग घरों की वैरायटी है जहां ये सारे जीव रहते हैं। तो ये इकोसिस्टम होता क्या है? जब किसी एक जगह के सारे लिविंग थिंग्स यानी पेड़, पौधे, जानवर और सारे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और हर इकोसिस्टम की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। सोचो, एक रेगिस्तान यानी डेजर्ट का इकोसिस्टम एक घने जंगल यानी रेन फॉरेस्ट से कितना कितना अलग होता है। और पानी के नीचे कोरल रीफ्स का इकोसिस्टम तो जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना एग्जाम के लिए भी, इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो कुदरत ने खुद बनाए हैं, जैसे जंगल, नदी, समुद्र। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, जैसे खेत, आपका गार्डन या घर में रखा हुआ एक्वेरियम। तो इतना सब कुछ समझने के बाद क्या आप एक छोटे से रैपिड फायर क्विज के लिए तैयार हैं? चलो देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दो अलग अलग इंसानों के बीच का जो फर्क है वो किस टाइप की डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है? आराम से सोचिए, आपको पता है इसका जवाब। द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आपका जवाब सही था तो वेल डन। सवाल नंबर 2, एक जंगल में पेड़ भी हैं, जानवर भी हैं और माइक्रोब्स भी हैं। ये सब मिलकर कौन सी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं? सोचो, जंगल, अलग अलग जीव। जवाब है स्पीशीज डाइवर्सिटी। बहुत बढ़िया। और ये रहा आखिरी सवाल, सही या गलत बताइए। इकोसिस्टम्स नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के हो सकते हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही। इकोसिस्टम्स प्राकृतिक भी हो सकते हैं और हम इंसान भी बना सकते हैं। जबरदस्त। तो अब आपको बायोडाइवर्सिटी और उसके तीनों लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इस अनमोल खजाने को, इस वैरायटी को हम बचाएं कैसे? हमारे देश इंडिया में इसको बचाने की एक बहुत ही यूनिक, सदियों पुरानी परंपरा है, जहां लोग पूरे के पूरे जंगल को पवित्र मानकर उसकी रक्षा करते हैं। इन्हें कहते हैं सीक्रेट ग्रोव्स। हमारे अगले एक्सप्लेनर यानी चंक 8 में हम इन्हीं अनोखे सीक्रेट ग्रोव्स की दुनिया में चलेंगे। तो अगला हिस्सा मिस मत करना और आगे के एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो आज साइंस के चैप्टर 4 का चंक नंबर 8 आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है। हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्जर्वेशन यानी चीजों को बचाने के लिए हमारी पुरानी ट्रेडिशंस और आज के नए सिंबल्स कैसे मिलकर काम करते हैं। रेडी हो? तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय फेथ की बात करेंगे।
फिर समझेंगे सेक्रेड ग्रोव क्या है। उसके बाद कुछ ग्रीन सिंबल्स को डिकोड करेंगे, फिर आपका क्या रोल है वो देखेंगे, और हाँ, एंड में एक छोटा सा क्विज भी है। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक, अ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय फेथ। सोचो, एक ऐसा जंगल जिसे कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास, उनकी आस्था बचा रही है। इसी देवराय के राज को हम आज समझेंगे। जरा सोचो, एक जंगल है पर उसके आसपास कोई दीवार या फेंस नहीं है, फिर भी कोई एक टहनी तक नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं, भगवान का डर है। उनका विश्वास है कि यहाँ देवता रहते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना। इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और इसी विश्वास से जुड़ा है हमारा मेन टॉपिक, सेक्रेड ग्रोव्स। ये हैं इंडिया के एंशिएंट सैंक्चुरीज। सिंपल भाषा में देवराय यानी देवता का जंगल, गॉड्स ओन फॉरेस्ट। चलो इसके बारे में जानते हैं। अब देखो, टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन ये है, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, समझना है। बस दो चीजें याद रखो। एक, ये जंगल इन द नेम ऑफ गॉड बचाया जाता है, और दूसरा, इसे सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता है। दैट्स इट। पूरा कॉन्सेप्ट इन दो बातों में ही है। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। पहला, इसे प्रोटेक्ट कौन करता है? सोसाइटी करती है, वहाँ के लोग, गवर्नमेंट नहीं। दूसरा, ये सेफ क्यों है? क्योंकि ये भगवान के नाम पर है, पवित्र है, तो इसको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, कोई हाथ नहीं लगाता। और तीसरा, ये मिलते कहाँ हैं? वैसे तो पूरे इंडिया में, पर सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। याद रहेगा ना? और अब नंबर सुनो, होश उड़ जाएंगे। पूरे इंडिया में 13,000 से भी ज्यादा, सोचो, 13,000 सीक्रेट ग्रोव्स हैं। ये छोटे छोटे जंगल असल में जीन बैंक्स हैं। पता है जीन बैंक क्या होता है? जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, ये जंगल रेयर प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स को संभाल के रखते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी स्पीशीज मिलती हैं जो बाहर कहीं और नहीं मिलती। इट्स लाइक अ नेचुरल ट्रेजर चेस्ट। चलो, तो ये तो हुई पुराने जमाने की बात। अब आते हैं आज की दुनिया में। अब हम डिकोड करेंगे कुछ ग्रीन सिंबल्स। ये वो सिंबल्स हैं जो हम रोज बिस्किट के पैकेट से लेकर बॉटल तक हर जगह देखते हैं, पर शायद सोचते नहीं कि इनका मतलब क्या है। लेट्स फाइंड आउट। ये वाला सिंबल तो सबने देखा है ना? यूज डस्टबिन। बहुत सिंपल है पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि भाई, कचरा इधर उधर नहीं, सीधा डस्टबिन में डालो। ये इन्वायरमेंट को साफ रखने का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है बाईसाइकिल का सिंबल। इसका मतलब सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है, इसका मतलब है ग्रीन एनर्जी। ये हमें बोलता है कि थोड़ा पेट्रोल डीजल कम जलाओ, छोटे मोटे काम के लिए पैदल चले जाओ, साइकिल यूज करो, पोल्यूशन भी कम होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, ये 3 घूमते हुए एरोस, ये है रिसाइकलिंग का निशान। इसका मतलब है कि इस चीज को कचरे में मत फेंको, इसे पिघलाकर या प्रोसेस करके नई चीज बनाई जा सकती है। इससे कचरा भी कम होता है और नए रिसोर्सेज भी बचते हैं। विन विन। और ये पानी की बूंद, एक सिंपल सा रिमाइंडर कि पानी कितना कीमती है। सेव वाटर, हर बूंद जरूरी है। फालतू में नल खुला मत छोड़ो, ये हम सब की जिम्मेदारी है ना? फाइनली, ये सन और पैनल का सिंबल। ये है फ्यूचर की एनर्जी, सोलर एनर्जी। मतलब सूरज की रोशनी से बिजली बनाओ, ना कोई धुआं, ना पोल्यूशन, बिल्कुल क्लीन। यही तरीका है अपने प्लैनेट को बचाने का। ठीक है, तो हमने पुराने तरीके भी देख लिए और नए सिंबल्स भी समझ लिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब आता है, इसमें तुम्हारा यानी मेरा, हम सबका क्या रोल है? अब तुम्हारी बारी है। योर मिशन। हमने इतनी सारी बातें की, सोसाइटीज की, सिंबल्स की, पर अब आपसे एक सवाल है, इन सब में आपका पर्सनल रोल क्या है? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करने का टाइम है। चलो देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, आप 4 तरह के रोल प्ले कर सकते हो। पहला, प्रिवेंशन, मतलब गलत चीज होने से रोको। कोई प्लास्टिक जला रहा है, उसे रोको। दूसरा, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, दोस्तों को बताओ। तीसरा, कंजर्वेशन, चीजों को बचाओ, रूम से निकलो तो लाइट बंद कर दो, सिंपल। और चौथा, प्रोडक्शन, कुछ अच्छा क्रिएट करो, एक पेड़ ही लगा दो। इनमें से कोई एक रोल तो आप चुन ही सकते हो आसानी से। ओके, तो काफी कुछ सीख लिया हमने। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। चलो एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल, उस जंगल को क्या कहते हैं जिसे भगवान के नाम पर कंजर्व किया जाता है? जल्दी बताओ। करेक्ट, सीक्रेट ग्रोव या देवराय। बहुत बढ़िया, ये नाम बिल्कुल मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू या फॉल्स? सेक्रेड ग्रोव्स को गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचाता है। सोच के बताना।
बिल्कुल सही जवाब है फॉल्स। याद है ना, इससे गवर्नमेंट नहीं, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग बचाते हैं। गुड जॉब। और ये रहा क्विज का आखिरी सवाल। इंडिया में लगभग कितने सेक्रेड ग्रोव्स हैं? वो बड़ा सा नंबर क्या था? यस, 13,000 से भी ज्यादा। जबरदस्त, मतलब सबको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए हैं। वेल डन। तो इसके साथ हमारा चंक 8 कंप्लीट होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट चंक यानी चंक 9 में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, और ये भी जानेंगे कि मानस और सुंदरबंस जैसी अमेजिंग जगहें खतरे में क्यों हैं। तो जरूर मिलना अगले सेशन में। तब हेलो मेरी इको स्क्वाड, वेलकम बैक। चलो फटाफट शुरू करते हैं अपने चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट यानी चंक नंबर 9। और हाँ, ये वाला टॉपिक इंडियाज एंडेंजर्ड हेरिटेज बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पेन पेपर रेडी कर लो, क्योंकि ये एक रेड अलर्ट सेशन होने वाला है। एक सेकंड के लिए सोचो, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स की आखिरी कॉपी रखी है, सिर्फ एक। और अब सोचो उस लाइब्रेरी में आग लग गई, क्या होगा? सिर्फ किताबें नहीं जलेंगी, उनके अंदर की पूरी नॉलेज, सारी कहानियां, सब कुछ हमेशा के लिए राख। तो हमारे प्लैनेट पर ऐसी ही बर्निंग लाइब्रेरीज सच में है, और इन्हीं को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये वो जगह हैं जहां जिंदगी मतलब लाइफ बहुत ज्यादा रिच और डाइवर्स है, लेकिन इन पर खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये हमारी धरती की अनमोल किताबें हैं जो सच में आग की लपटों में हैं। तो चलो अब इसको थोड़ा ग्लोबल स्केल पर देखते हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, अब जो नंबर्स आने वाले हैं ना, उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली। सो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने ऐसी 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स पहचानी है। हाँ, यही है वो 34 लाइब्रेरीज जिन्हें बचाना हमारी मतलब पूरी इंसानियत की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है? इसका जवाब है एक वर्ड में, एंडेमिक स्पीशीज। अब ये एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेमिक का मतलब है वो प्लांट्स या एनिमल्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक खास जगह पर मिलते हैं और कहीं नहीं। जैसे कैंगरू कहाँ मिलते हैं? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, राइट? तो सोचो, अगर वो जगह खत्म हो गई तो वो स्पीशीज भी पुफ, हमेशा के लिए गायब। ओके, अब आते हैं कुछ शॉकिंग नंबर्स पे, और सुनो, इनको एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल रट्टा मार लो। रेडी? शुरू में इन स्पॉट्स ने अर्थ का 15.7% एरिया कवर किया था, ठीक है? लेकिन इसका 86% हिस्सा, 86% हम बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बचा कितना? सोचो, सिर्फ 2.3%। और सुनो, इस छोटू से 2.3% एरिया में दुनिया की 50% प्लांट स्पीशीज रहती हैं, मतलब लगभग 1,50,000 स्पीशीज। कैन यू बिलीव इट? अब जरा इस चार्ट को देखो, ये पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देगा। जो पहला लंबा वाला बार है 15.7%, ये था इनका ओरिजिनल एरिया, और वो दूसरा छोटा सा बार सिर्फ 2.3%। बस इतना ही अब बचा है। इनके बीच का जो इतना बड़ा गैप है ना, वो 86% का गैप, वो है हमारी बर्निंग लाइब्रेरी। द डिस्ट्रक्शन इज मैसिव। तो अब बात करते हैं अपने प्यारे इंडिया की। हमारा देश भाई इस मामले में बहुत ही रिच है। सुनो, ईस्ट के जंगल्स में 135 एनिमल स्पीशीज में से 85 यही मिलती हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां लगभग 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज हैं। 1500, समझ रहे हो? इन अनमोल जगहों को बचाना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ओके, अब आते हैं इस सेशन के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। अब हम बात करेंगे इंडिया की उन 3 जगहों की जो बिल्कुल रेड अलर्ट पर है। तो अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस यहां पर। दिस इज इंपॉर्टेंट। रेड अलर्ट नंबर 1, द वेस्टर्न घाट्स। ये 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, और यहां सबसे बड़ा खतरा क्या है? माइनिंग इंडस्ट्री और नेचुरल गैस की खोज। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइसन। उनके हैबिटेट्स यानी उनके घर इसकी वजह से खतरे में हैं। ओके, रेड अलर्ट नंबर 2, असम का मानस नेशनल पार्क। यहां पर थ्रेट अलग है। यहां का सबसे बड़ा खतरा है डैम्स का बनना और पानी का बेमतलब यूज, और इसकी वजह से किसका अस्तित्व, किसका एग्जिस्टेंस खतरे में है? टाइगर्स और वन हॉर्न्ड राइनो। अगर मानस को कुछ हुआ ना, तो ये शानदार जानवर बेघर हो जाएंगे। और आते हैं हमारे तीसरे रेड अलर्ट पर, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और हमारी शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर। यहाँ तो थ्रेट्स की लाइन लगी है,
डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, जरूरत से ज्यादा फिशिंग और मछली पकड़ने के लिए जो ट्रेंचेस खोदे जाते हैं वो भी। इन सब का असर सीधा टाइगर्स की पॉपुलेशन और वहां के पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। चलो भाई, अब टाइम है हमारे स्पेशल एग्जाम कॉर्नर का। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अभी जो भी पढ़ा है ना, उसे फटाफट दिमाग में लॉक करते हैं। रेडी हो? चलो, लेट्स डू दिस। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी सेंचुरी है जो डैम्स और पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से थ्रेट में है? याद करो, अभी अभी बात की थी हमने इसके बारे में। सोचो सोचो। और सही जवाब है मानस नेशनल पार्क, असम। बिल्कुल सही। यही है वो घर टाइगर और राइनो का जो पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 2, और ये वाला एमसीक्यू में आने के पूरे चांस हैं। अर्थ के सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स का कितना % हिस्सा आज हमारे पास बचा है? याद है वो छोटा सा बार ग्राफ? सही जवाब है 2.3%। हाँ, सिर्फ 2.3%। ये नंबर हमेशा याद रखना। ये हमारे प्लैनेट की एक कड़वी सच्चाई है। ओके, इस रिवीजन राउंड का आखिरी सवाल। वेस्टर्न घाट्स में कौन से 2 बड़े जानवरों का हैबिटेट, उनका घर खतरे में है? याद करो, माइनिंग और गैस एक्सप्लोरेशन से किन्हें दिक्कत हो रही थी? और बिल्कुल सही जवाब है द एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन। एक्सेलेंट, मजा आ गया। लगता है आप सबका ध्यान एकदम यहीं था। तो रिवीजन कंप्लीट। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन सी जगह खतरे में है, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। अब हमें उन स्पीशीज को भी तो क्लासिफाई करना है जो इन जगहों में रहती हैं और खतरे में हैं। तो इस चैप्टर के अगले और आखिरी पार्ट यानी चंक नंबर 10 में हम इन्हीं स्पीशीज की क्लासिफिकेशन सीखेंगे। हम समझेंगे कि रेयर स्पीशीज क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती हैं और इनडिटर्मिनेट स्पीशीज में आखिर क्या फर्क है। चैप्टर का ग्रैंड फिनाले है, सो मिस मत करना। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि जो रेड पांडा है या फिर शेकरू यानी जायंट स्क्विरल, ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेयर, वल्नरेबल? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक इस पर सोचना जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बायोलॉजी स्क्वाड। तो हम चैप्टर 4 के बिल्कुल आखिरी यानी फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। यह है हमारा पार्ट नंबर 10 और आज हम इस चैप्टर को एकदम स्टाइल में खत्म करेंगे। अच्छा, एक बात सोचो, हम सबको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स सब खतरे में हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा जानवर, मान लो एक टाइगर, एक रेड पांडा से ज्यादा डेंजर में है? इसका जवाब एक बहुत ही खास किताब देती है जिसका नाम है IUCN रेड लिस्ट, और आज हमारा टॉपिक यही है। तो चलो एक नजर डालते हैं आज के सफर पर। सबसे पहले हम इस रेड लिस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। फिर हम जानवरों पर आने वाले 4 अलग अलग तरह के थ्रेट्स को समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट को कैलेंडर में मार्क करेंगे। फिर होगा पूरे चैप्टर 4 का एक सुपर फास्ट रिकैप, एक फाइनल एग्जाम चेक, और आखिर में हम देखेंगे कि अगले चैप्टर में क्या एक्साइटिंग आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ लगा दो। चलो इन थ्रेटेंड स्पीशीज को क्लासिफाई करना सीखते हैं। देखो, ये टेबल आपको एक क्विक सा समरी दे रहा है। 4 मेन कैटेगरीज हैं, एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल और इंडिटर्मिनेट। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। चलो अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। इनके लिए समझ लो कि रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इनका हैबिटेट यानी इनके रहने की जगह इतनी ज्यादा सिकुड़ गई है या इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि नियर फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन। अगर हमने अभी इनके लिए जरूरी कंजर्वेशन मेजर्स नहीं लिए तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। अब आती है दूसरी कैटेगरी, रेयर स्पीशीज। ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। इनके नंबर्स भी काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है एंडेमिक। एंडेमिक होने का मतलब है कि ये स्पीशीज सिर्फ कुछ खास स्पेसिफिक जगहों पर ही मिलती हैं और इसी वजह से इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारा रेड पैंडा और मस्क डियर। तो ये एंडेमिक है क्या चीज, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। एंडेमिक स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलते हैं और पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसे समझ लो कि ये अपने इलाके के लोकल हीरो हैं, बस अपनी ही जगह के राजा, और आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं।
अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर, वल्नरेबल स्पीशीज। इन्हें हम डिक्लाइनिंग किंग्स भी कह सकते हैं। इनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है और सबसे चिंता की बात यह है कि ये लगातार कंटिन्यूअसली घटती जा रही है। यहाँ पर की फ्रेज है कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं टाइगर और लायन। सोचो ये जानवर कितने पावरफुल हैं, लेकिन उनके नंबर्स बहुत कमजोर हो रहे हैं। और आखिर में आते हैं हमारे शाय गाइज यानी इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। ये वो जानवर हैं जो देखने में तो इंडेंजर्ड लगते हैं, लेकिन हमारे पास इनके बारे में कोई पक्की डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा क्यों? उनके बिहेवियर की वजह से। वो इतने शर्मीले होते हैं, इतना छिप कर रहते हैं कि हम उन्हें ठीक से काउंट ही नहीं कर पाते। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जायंट स्क्विरल, जिसे शेकरू भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो हमने अच्छे से समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी डेट की बात करते हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखनी है। ये डेट अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए, 22 मई। इसे बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये दिन हमें एक मौका देता है कि हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, उन्हें सर्वे करें और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। बेसिकली इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने का ये सबसे परफेक्ट दिन है। और इसी के साथ चैप्टर 4 के सारे नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर खत्म होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब एक सुपर फास्ट रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा। हमने शुरुआत की थी इकोसिस्टम से, फूड चेन और फूड वेब को समझा था। याद है वो फ्रॉग और ग्रासहॉपर वाला एग्जाम्पल? फिर हमने एनवायरनमेंट में इकोलॉजी और इकोसिस्टम का डिफरेंस जाना। उसके बाद हमने अलग अलग तरह के पोल्यूशन पढ़े, एयर, वाटर, सॉइल और सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। फिर हमने कंजर्वेशन की बात की, जिसमें हमने यूएनईपी और अपने देश के चिपको मूवमेंट को समझा। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा और आखिर में जादव पायेंग, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की इनक्रेडिबल स्टोरी से इंस्पायर हुए। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स देखे, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। हमने सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में जाना, जिन्हें हम देवराई भी कहते हैं। फिर हमने अर्थ के 34 सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स की बात की और समझा कि इंडिया में क्या क्या थ्रेट्स हैं। और फाइनली आज हमने थ्रेटेंड स्पीशीज की पूरी क्लासिफिकेशन सीख ली। तो आपने सब कुछ सीख लिया है। अब वक्त आ गया है इस चैप्टर के फाइनल बॉस को हराने का। तैयार हैं कुछ क्विक एग्जाम क्वेश्चंस के लिए? लेट्स गो। चलो देखते हैं, आपको वो शर्मीला सा दोस्त याद है या नहीं? सोचो सोचो, कौन था वो? बिल्कुल सही जवाब है जायंट स्क्विरल यानी शेकरू। बहुत बढ़िया, वेल डन। इसे ध्यान से सोचना। हमने जो डेफिनेशंस अभी डिस्कस की थी उन्हें याद करो। हिंट दे रहा हूँ, एंडेमिक वाली बात याद है? तो कौन सी स्पीशीज रेयर है, टाइगर या रेड पैंडा? थोड़ा सोचो। यस, बिल्कुल सही जवाब है द रेड पैंडा। क्योंकि वो एंडेमिक है इसलिए वो रेयर है। टाइगर वल्नरेबल कैटेगरी में आता है क्योंकि उसके नंबर्स लगातार कम हो रहे हैं। एक्सीलेंट। ये वाला तो अब तक बिल्कुल याद हो गया होगा। अगर आपने अपना कैलेंडर ठीक से मार्क किया था तो इसका जवाब फटाक से आना चाहिए। 22 मई। फैंटास्टिक, आपने ऑफिशियली चैप्टर 4 के फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया है। बहुत बहुत बधाई बायोलॉजी स्क्वाड। तो अब आप एनवायरनमेंट को बचाने के मामले में काफी कुछ जान गए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को प्रोटेक्ट करने से कहीं ज्यादा है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब आप अपने घर में एक लाइट का स्विच ऑन करते हो तो क्या आप अर्थ को पोल्यूट कर रहे हो? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। हम बात करेंगे थर्मल पावर की, न्यूक्लियर एनर्जी की और उस ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन की जो पूरी दुनिया को बदल रहा है। तो तैयार हो जाओ चैप्टर 5 के लिए, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करो। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे क्यूरियस।